अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ECS लेक्चर नंबर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 और वोकेबलरी आज से हम वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 तक हमने ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस और टेंसेस स्ट्रक्चर वगैरह सारा कर लिया। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो है वोकेबलरी। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 8 में भी वोकेबलरी करवाने की कोशिश की, बिल्कुल उसी पैरामीटर के ऊपर आज हम वो वोकेबलरी करेंगे जो आईकैप की तरफ से ECS इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स में रिकमेंडेड है, जो उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उसकी आउटलाइन कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। तो इसको हमने जो नाम दिया, ये मेरे ही नोट्स हैं, ये आपको फ्री में आपके पोर्टल पे और आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कॉन्टेक्सचुअल, ये जितना भी आपके सामने मटेरियल होगा, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी नोट्स हैं। ये स्टडी नोट्स हैं 20 वोकेबलरी वर्ड्स के, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं ग्रामर भी इंक्लूड करूंगा ताकि आपको ग्रामर भूले नहीं। एक्सरसाइज होगी, 4 क्वेश्चन टाइप होंगे एक एक्सरसाइज में, जो इन 20 वोकेबलरी वर्ड्स की है, जिसमें वर्ड मैचिंग करना होगा, डेफिनेशन मैचिंग करना होगा, यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट करना होगा और पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। ये 4 किस्म की एक्सरसाइजेज आपने करनी होंगी। 20 वोकेबलरी वर्ड्स होंगे और उनकी आगे से ये 4 एक्सरसाइजेज होंगी, और साथ ही इसकी आंसर की भी आप लोगों के लिए मैंने इसमें लिख दी है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अगर खुदा ना खास्ता मैं अवेलेबल नहीं होता, खुदा ना खास्ता, जिंदगी का कोई पता नहीं चलता, तो आपके अगर टीए जो मेरे हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप इसको, इस लेक्चर लेने के बाद इसको आराम से ऐसा तरीके से कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेक्शन ए है, जिसमें हम स्टडी नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास 20 वर्ड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इवन कि अगर आप बिजनेसमैन भी हैं, तो ये वो कॉमन वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपनी डेली कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्लैरिफाई। अब इसको हमने सीखना कैसे, यूज कैसे करना है। तो यहां पे थीम्स के हिसाब से, जैसे थीम नंबर 1 है, थीम्स के हिसाब से मैंने वर्ड्स रखे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने इनको ऐसे ही मेमोराइज, रट्टा नहीं लगाना, लेकिन आपने इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। क्लैरिफाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने टेंसेस में देखा, तो इसमें एक वर्ब है। और क्लैरिफाई हमें एक एक्शन बताता है जो किसी सब्जेक्ट ने करना होता है, जिसी काम करने वाले ने करना होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, टू मेक समथिंग क्लियरर और इजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब इसका सिंपल है। क्लैरिफाई करने का मतलब है किसी को एक्सप्लेनेशन देना, ताकि उसको आपकी बात और मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। दिस इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन या क्लैरिफाई। अभी क्लैरिफिकेशन मेरे मुंह से गलती से निकल गया। क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई वर्ब है, क्लैरिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। वो शायद नाउन हो सकता है, मुझे नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन क्या होगा, अगर इसी के साथ मैं लिख देता हूं CLARIFICATION। अब ये मैंने क्या बना दिया, शायद ये नाउन बना दिया, ठीक है। अभी इसको नहीं करेंगे, अभी मैं इसी पर रहूंगा, मेरे मुंह से बस निकल गया था। तो क्लैरिफाई करने का मतलब क्या है, क्लैरिफाई करने का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करना ताकि दूसरे इंसान को ठीक से समझ आ जाए, या वजाहत देना। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई व्हाट यू मीन बाय अर्जेंट। क्या आप मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप मुझे वजाहत दे सकते हैं कि आपका अर्जेंट यानी कि जल्दी जल्दी करने से क्या मुराद है, कितना जल्दी करें, 1 घंटे में करें, आधे घंटे में करें, 15 मिनट में करें, काइंडली मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर डिक्टेट कीजिए। अब ये जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए। इस तरह के मिलते जुलते 2 से 3 सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं, जिसमें क्लैरिफाई का वर्ड आना चाहिए, ताकि जब हम एग्जाम में बैठें तो हम क्लैरिफाई को बेहतर तरीके से यूज कर सके इन राइटिंग एंड रीडिंग। कोलोकेशन है,
clarify a point, clarify a misunderstanding, clarify the situation, clarify your position. ये कोलोकेशन का मतलब क्या है? क्लैरिफाई को हम नॉर्मल जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं अपने कॉलीग से, सीनियर से, जूनियर से, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें हम इसको किन किन जगहों पे यूज कर सकते हैं आइडियली। तो आइडियली हम यहां पे पॉइंट के साथ जो वर्ड ऐड करेंगे, क्लैरिफाई अ पॉइंट, क्लैरिफाई अ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाई द सिचुएशन, क्लैरिफाई आ पॉइंट होगा, क्लैरिफाई आ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्लैरिफाई द सिचुएशन होगा, क्लैरिफाई योर पोजिशन। योर पोजिशन के साथ कोई भी ए एंड द आर्टिकल नहीं लगा हुआ। दिस इज कॉल्ड कॉलोकेशन। ये आपको याद होनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। क्लैरिफाई अ पॉइंट, क्लैरिफाई अ मिसअंडरस्टैंडिंग, clarify the situation, clarify your position। इस तरह आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, कहां पे क्लैरिफाई आएगा, कहां पे क्लैरिफाई दा आएगा। रिलेटेड फॉर्म्स हैं क्लैरिफिकेशन, जो कि मैंने लिख दिया हुआ है नाउन है, एन स्टैंड्स फॉर नाउन। वी नीड क्लैरिफिकेशन। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की जगह नाउन यूज करना है तो फिर इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे, वी नीड क्लैरिफिकेशन ऑन द डिलीवरी डेट। ठीक है, मुझे डिलीवरी डेट की क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे डिलीवरी डेट पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब भी डिलीवरी डेट आती है मुझे उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो भी कोई फिर बात हो। आगे इसकी और भी सेंटेंस आएगा या इसके पीछे भी सेंटेंसेस होंगे, एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होगी किस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए। टिप है, यूज व्हेन समथिंग इज कंफ्यूजिंग। इसको हम यूज तब करेंगे जब हमें कुछ कंफ्यूजन हो। ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। एक सेंटेंस का, एक मुहावरे का, एक कहावत का, एक मीनिंग का तीन चार, एक वर्ड्स के तीन चार मीनिंग निकल रहे हो, तब इसको यूज करना है। अब ये जो मैंने आपके लिए लिखा है ना, ये नॉर्मल आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिटेल इस वजह से लिखी है ताकि आपको पता चल सके नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ड्स के हिसाब से, वोकैबुलरी वर्ड्स के हिसाब से। और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम उनको किन किन चीज़ों में, किन किन जगहों में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कॉलोकेशन कैसे बनाई जा सकती है, उसको वर्ब को हम नाउन के तौर पे कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंसाइज। कंसाइज एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसी हालत, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक, एक ऐसी ट्रेड जो किसी नाउन की वजाहत करे। जैसे मैं एक नाउन है, मजहर एक नाउन है। मैं बीमार हूं तो जो मेरी बीमारी है वो मेरी हालत बयान कर रही है। मैं अच्छा इंसान हूं तो जो मेरी अच्छाई है वो मेरी हालत बयान कर रही है। मैं बुरा इंसान हूं, जो मेरी बुराई है वो मेरी हालत बयान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी नाउन की करेक्टरिस्टिक, किसी भी नाउन की वजाहत करेक्टरिस्टिक के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसकी पोजीशन, उसके स्टैचर, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां पे कंसाइज का मतलब क्या है? कंसाइज तो वैसे हम नॉर्मली कहते हैं किसी चीज की बहुत बड़ी वजाहत को छोटे अल्फाजों में, थोड़े अल्फाजों में कन्वर्ट करके बताना। हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात एक ही, उसको लंबा खींच रहे हैं तो उसको छोटा कर देना ताकि आसानी से कम वक्त में हम अपनी बात समझा सकें। डेफिनेशन, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम वर्ड्स में बयान कर देना। ब्रीफ बट कंप्लीट। कम वर्ड्स होने चाहिए लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, बात का मफहूम कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका मैसेज है, मैसेज इन ऑल रिस्पेक्ट वो कंप्लीट होना चाहिए। उसका ओपनिंग, उसका क्लोजिंग, उसके अंदर जितना भी आपने एक्शन रखा हुआ है, जितना भी आपका कोर मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल है, कीप योर रिपोर्ट कंसाइज। अपनी रिपोर्ट को हमेशा कंसाइज रखिए। नो मोर देन 2 पेजेस। आपकी रिपोर्ट 2 पेजेस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इतना कंसाइज करें। 5, 10, 20 पेजेस की नहीं होनी चाहिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको इतना डिटेल में बैठ के पढ़े, 1-2 घंटा 4 घंटे लगा दे पढ़ने में। इसकी कोलोकेशन है अ कंसाइज समरी। हम इसको प्रोफेशनली यहां पे यूज करते हैं। कंसाइज राइटिंग, प्रोफेशनली हम इसको ऐसे यूज करेंगे। बी कंसाइज, अगर हम किसी इंसान को कहें कि यार बी स्पेसिफिक, बी पर्टिकुलर, बी स्पेसिफिक, बी पर्टिकुलर, बी कंसाइज, ये भी उसी चीज में आएगा। सेम, मैंने 3 सिनोनिमस टर्म्स भी इसके साथ बोल दी हैं। कंसाइज एक्सप्लेनेशन,
आप इस एक्सप्लेनेशन को कंसाइज कीजिए, या ये जो एक्सप्लेनेशन मजर ने दी दैट वाज वेरी कंसाइज। ठीक है, इस तरह इसको यूज किया जा सकता है। टिप है ऑपोजिट ऑफ वर्बोस और वर्डी। बस इतना, वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अल्फाज, वर्डी का भी मतलब बहुत ज्यादा अल्फाज होते हैं। वैल्यूड इन बिजनेस राइटिंग। टिप का मतलब क्या है कि हम कंसाइज बिजनेस मैसेजेस को वैल्यू करते हैं, कंसाइज कम्युनिकेशन को, कंसाइज कम्युनिकेशन पैटर्न, कंसाइज मैसेज पैटर्न को पसंद किया जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं जी। कन्वे। कन्वे का मतलब सबको पता है, अपनी बात को किसी और को ट्रांसफर करना, ये वर्ब है, एक एक्शन है। इसकी डेफिनेशन है टू कम्युनिकेट अ मैसेज, आइडिया और फीलिंग टू समवन। बिल्कुल है, आप कोई भी अपना आइडिया हो, कोई आपके एहसासात हों, जज्बात हों, कोई आपकी दिमाग में कोई मैसेज हो जो आपने किसी को डिलीवर करना हो, तो उसको उस एक्शन को, उस एक्ट को कन्वे कहते हैं। एग्जाम्पल है द मेमो फेल्ड टू कन्वे द अर्जेंसी ऑफ द डेडलाइन। सर जो आपने मेमो भेजा ना, वो उस मैसेज में बताने के, मेमो बताने से कासिर था कि कितना जल्दी इस काम में होना है। ठीक है, यानी कि आपने उस मेमो में, उस खत में, उस छोटे से 3-4 वर्ड्स, 3-4 लाइनों के पैराग्राफ में आपने ये लिखा ही नहीं है कि कब कब आपको काम चाहिए, कितनी देर में चाहिए, कैसे चाहिए। दिस इज कॉल्ड, यू कुड से के कंसाइज मैंने करने के चक्कर में उसका मेन करक्स लूज कर दिया, तो जो मैसेज कन्वे होना चाहिए था वो एज इट इज कन्वे नहीं हुआ। तो आपको ये वाला सेंटेंस ऐसे मिलता जुलता होना चाहिए। कोलोकेशन क्या है? कन्वे अ मैसेज, कन्वे इंफॉर्मेशन, कन्वे कंसर्न, कन्वे एंथुजियाज्म। कन्वे एंथुजियाज्म का क्या मतलब होता है? आप कितने एक्साइटेड है, बताइए यार, मेरी एक्साइटमेंट के बारे में बताइएगा बॉस को। ठीक है, तो वहां पे हम इसको कन्वे एंथुजियाज्म को रखते हैं। वैसे कन्वे एंथुजियाज्म ना किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी होता है। ठीक है, कि मेरे जज्बात उनके साथ शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसकी टिप्स है ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ वेल अ स्पीकर और राइटर कम्युनिकेट द आइडियाज। इसका सिंपल ये है कि जब आपने कन्वे करना है अपना मैसेज, अपना आइडिया कन्वे करना है, तो वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज के साथ साथ उसमें वो तमाम कोर आइडियाज की डिस्कशन होनी चाहिए जो आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। लें, उसके बाद जी आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है किसी भी किस्म का इबहाम होना, कंफ्यूजन होना, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, कोई आइडिया आपको समझ आया भी या नहीं भी आया, अब आपको कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूजन है, तो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब हालत होगी किसी की, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है ना, एम्बिग्विटी है। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट क्लियर इन मीनिंग। आप एक मतलब एक मैसेज आया, उसके 2-3 मीनिंग है, तो आप एम्बिगुअस हो, यार मैं कौन सा मीनिंग लूं, कल आना है, कहाँ आना है यार, घर पे आना है, ऑफिस में आना है, कॉलेज में आना है, स्कूल में आना है, ये क्या बात हुई यार, थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दो, मैं एम्बिगुअस हो गया। दिस इज द होल मैसेज इज एम्बिगुअस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। इसकी एग्जाम्पल है, यानी कि डेफिनेशन में कैसे यूज होता है। द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज वॉज एम्बिगुअस। सर जो आपने एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना, उसकी ये क्लॉज एम्बिगुअस थी, ये मुझे वैसे समझ नहीं है जैसे आप चाह रहे हैं। सो बोथ पार्टीज डिसएग्रीड ऑन इट्स मीनिंग। तो जिसकी वजह से जो दोनों पार्टीज है ना, ठीक है, वो डिसएग्री कर गई थी। तो लिहाजा अगर यहां पे इस मैसेज में क्लैरिटी होती, इफ वी फाइंड इट क्लियरली, सो वी couldn't disagree over the contract या over the clauses या over the clause। अब आप इसको कुछ भी इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉलोकेशन, ambiguous language, deliberately ambiguous, ambiguous statement, remain ambiguous। तो यहां पे इस तरह हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आपको ये कॉलोकेशन जरूर आनी चाहिए, जरूर आनी भी चाहिए, और आपने इसके सेंटेंसेस भी खुद से बनाने हैं ताकि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। रिलेटेड फॉर्म है एम्बिग्विटी, जो कि एक नाउन है, और एम्बिगुअसली जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब भी किसी नाउन या किसी ऑब्जेक्ट की हालत को बताता है, उसकी टाइम, प्लेस, और उसको बताता है। ये आपने पढ़ा ही होगा पहले, अब मैं उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि
क्या बताएगा, ये आप लोगों ने बचपन में देखा ही हुआ है। चलो जी, टू यूज क्लैरिफाई टू रिजॉल्व एम्बिग्विटी इन कम्युनिकेशन। तो जहां जहां पे भी हम इसको यूज करते हैं उसका एक ही पर्पस होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर जो एम्बिग्विटी है उसको एक्सप्लेन करना, कि कहां कहां पे एम्बिग्विटी आ रही है। एम्बिग्विटी का मतलब कहां कहां पे हमें कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, पैराफ्रेज की बात करते हैं। पैराफ्रेज समझ लीजिए एक ऐसा नाउन है और एक ऐसा वर्ब है जिसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ अपनी कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते, लेकिन इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बिजनेस कम्युनिकेशन में पाई जाती है। इसकी डेफिनेशन है टू रीस्टेट समथिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। मतलब क्या हुआ, जब आप किसी इंसान को कहते हैं कि आप इसको रीफ्रेज करो, रीफ्रेज करने के अमल को, किसी चीज को दोबारा से जोड़ना, दोबारा से जोड़ के एक पैराग्राफ बनाने को पैराफ्रेज कहते हैं। जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब हम अपनी वर्क प्लेसेस के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें कई दफा ऐसा नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में होता है कि आपको अपनी रिपोर्ट्स, आपको अपने लेटर्स, आपको अपने मेमोज, आपको इंक्वायरी लेटर्स को दोबारा से रीफ्रेजेस करना होता है। तो उस रीफ्रेजेस करने के अमल को, उस लिखने के अमल को, मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जोड़ने के अमल को पैराफ्रेज कहा जाता है। इसके ऊपर बस आपने इतना सा करना है, क्योंकि ये ज्यादा यूटिलिटी नहीं रखता तो मैं भी ज्यादा पुश नहीं करूंगा। इसके ऊपर इतना सा रखना है कि पैराफ्रेज वर्ब भी है और एज वेल एज सेम टाइम पे नाउन भी है। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, लेट मी पैराफ्रेज व्हाट द क्लाइंट सेड टू मेक श्योर वी ऑल अंडरस्टैंड। जैसे कि यहां पे लेट मी पैराफ्रेज, मुझे दोबारा से उसको जरा जोड़ लेने दीजिए जो क्लाइंट ने हमें बताया है, ताकि हम ठीक से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इस तरह इसको यूटिलाइज किया गया। आपने इसकी यूटिलिटी को बस इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं। जितना मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया बस पैराफ्रेज को इतना, क्योंकि ये हमारा सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। बाकी हम लोग जो वर्ड बोल रहे होते हैं वो रीफ्रेज का वर्ड बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं कॉलोकेशन में या टिप्स में नहीं जाऊंगा, बस जितना मैंने बताया इतना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी होगा। प्रोफेशनल इंटरेक्शन में असर्टिव एक चीज होती है, असर्टिव कम्युनिकेशन या असर्टिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान आपको लगे कि ये सीधी बात कर रहे हैं, ये बात को शुगर कोट नहीं कर रहे, ठीक है, ये जैसे फैक्ट्स हैं वैसे ही बता रहे हैं, तो वो असर्टिव नेचर होती है। असर्टिव का सिंपल मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्ट व्हेन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और क्लेमिंग वंस राइट्स। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा अमल, एक ऐसी शख्सियत, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब खूबी है, ठीक है, ये किसी शख्सियत की खासियत है, खूबी है। वो खूबी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। असर्टिवनेस का मतलब होता है ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो काम की बात करेंगे, वो प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आपसे बात करेंगे। ऐसी पर्सनैलिटी को हम असर्टिव पर्सनैलिटी कहते हैं। तो यहां पे शी वॉज असर्टिव ड्यूरिंग द निगोशिएशन। जब मैं उनसे निगोशिएट कर रहा था वो बहुत असर्टिव थी, शी वॉज वेरी असर्टिव या शी वॉज असर्टिव। वो बिल्कुल सर्टन थी, उनको पता था वो क्या बात कर रही हैं, एंड मेड श्योर हर टीम्स नीड्स वर हर्ड। और वो ये मेक श्योर कर रही थी ड्यूरिंग निगोशिएशन कि उनकी जो टीम की जरूरियात है वो सुनी जाए, पूरी की जाए। यानी कि हो सकता है वो एचओडी हो सेल्स टीम की, वो मार्केटिंग टीम की एचओडी हो, वो एक मीटिंग में बैठी हुई हैं ऑपरेशन एचओडीज के साथ या डायरेक्टर्स के साथ, और उनको अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो उनकी उस खासियत को मैं आपके सामने रिफ्रेस कर रहा हूं कि भैया शी वॉज वेरी असर्टिव या शी वॉज असर्टिव, ही हैज वेरी असर्टिव नेचर। अगर मैंने एक सेंटेंस खुद से बोला, ही हैज वेरी असर्टिव नेचर, उस बंदे की बड़ी जो नेचर है ना वो बिल्कुल असर्टिव है, वो बिल्कुल ब्लंट है, वो सीधी बात करेगा, वो शुगर कोट नहीं करेगा, वो काम की बात करेगा और चला जाएगा, वो आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इस किस्म की नेचर को असर्टिव नेचर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कोलोकेशन असर्टिव कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन असर्टिव का मतलब क्या होता है कि सीधी बात, नो बकवास। बी असर्टिव का मतलब है स्पेसिफिक रहो, काम की बात करो। असर्टिव टोन का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट टोन होनी चाहिए, शुगर कोट नहीं होना चाहिए, लाले पोचियां नहीं लगाने हैं। और असर्टिव अप्रोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी काम की अप्रोच बिल्कुल असर्टिव होनी चाहिए कि आपको जो काम कहा जाए आप वो करते हो, आप फोकस रहते हो और दैट्स इट, उसके बाद आप चले जाते हो। ठीक है, तो यहां पे जो कोलोकेशन है ये इन जगहों पे यूज हो सकता है और आपने इन चीजों को ही अपने माइंड में रखना है स्टोर करके।
रिलेटेड फॉर्म्स असर्टिवनेस, असर्ट और असर्शन। अगर इसको देखा जाए तो जैसे मैंने यहां पे लिखा असर्टिवनेस एक नाउन होगा, किसी की खूबियत बताना, खूबी बताना नाउन के तौर पे। असर्टिव वर्ब होगा और असर्शन, असर्शन, असर्शन क्या होगा? नाउन होगा। बस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से यहां पे मेंशन कर दिया गया। असर्टिव इज अ पॉजिटिव, एग्रेसिव इन नेगेटिव, नाउन द डिफरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि कब असर्टिव पॉजिटिव और कब अग्रेसिव है। ये आपको इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो तो मैं फिलहाल जो आपको अभी बात करूं, कम्युनिकेट करूं, तो मैं असर्टिव हूं। ठीक है, अगर मेरे चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा है तो फिर ये असर्टिवनेस एग्रेशन में चली जाएगी। निगोशिएट, निगोशिएट का सिंपल मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं वार्तालाप। ठीक है, ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था निगोशिएशन के। तो निगोशिएट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से क्या करना? गुफ्तशनीद करना। इसलिए गुफ्तशनीद करना ताकि मैं आपको और आप मुझे अपनी बात समझा पाओ। दिस इज कॉल्ड निगोशिएशन। नॉर्मली हमारे यहां पे निगोशिएशन कहते हैं किसी चीज की प्राइस में डिस्काउंट्स लेना, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, प्राइसेस को कूल डाउन करना, नीचे लेके आने की कोशिश करना। दिस इज कॉल्ड निगोशिएशन। निगोशिएशन, निगोशिएट सॉरी, निगोशिएशन एक नाउन होगा, उस प्रोसेस को निगोशिएशन कहेंगे, जिसमें मैं और आप बैठे इंटरव्यू कर रहे होंगे, एक दूसरे की बात समझने समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। और निगोशिएट का मतलब यहां पे क्या होगा? वर्ब। निगोशिएट वर्ब है, निगोशिएशन नाउन है। टू डिस्कस समथिंग फॉर्मली इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट। निगोशिएट करने का मतलब एक ऐसा मतलब है, एक ऐसा एक्शन है कि जिसमें हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं ताकि एक पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज, पॉइंट ए पॉइंट बी, पार्टी ए पार्टी बी, अपने अपने पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट के ऊपर कंसेंसस बना ले। कंसेंसस का मतलब है एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो जाएं। वी नीड टू निगोशिएट द कॉन्फ्लिक्ट टर्म्स बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी, किस तरह हम इसको यूज करेंगे? वी नीड टू निगोशिएट द टर्म्स या वी नीड टू निगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। हमें कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनको आपस में बैठ के निगोशिएट करने की जरूरत है ताकि हम एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करके एक पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट को रीच कर सकें। इसकी कोलोकेशन है निगोशिएट अ डील। जब भी हम किसी डील को निगोशिएट करेंगे तो वर्ड क्या यूज करेंगे? निगोशिएट अ डील। निगोशिएट टर्म्स, कौन सी टर्म्स? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स। आपके मेरे दरमियान कोई भी टर्म्स पाई जाएं तो उसमें हम निगोशिएट टर्म्स का वर्ड यूज करेंगे। निगोशिएट प्राइस, निगोशिएट अ प्राइस का मतलब क्या होगा कि जब भी हम किसी के साथ भी गुफ्तगू कर रहे होंगे, निगोशिएट कर रहे होंगे, लेन देन के ऊपर बात कर रहे होंगे पैसों को लेकर, तो उसका जो वर्ड यूज होगा निगोशिएट अ प्राइस का वर्ड, सेंट एक फ्रेज यूज होगा। निगोशिएट इन गुड फेथ, निगोशिएट इन गुड फेथ का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हमने अच्छाई के लिए, हमने एक अच्छे काम के लिए निगोशिएट किया, हमने एक अच्छे जेस्चर में, आप मेरे खिलाफ नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं, हम दोनों बैठ के एक पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए, आप मेरी बात गौर फिक्र से सुन रहे हैं, मैं आपकी बात गौर फिक्र से सुन रहा हूं और दोनों की इंटेंशन पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड निगोशिएशन इन गुड फेथ या निगोशिएट इन गुड फेथ। अप्रोचेस क्या, इसकी रिलेटेड फॉर्म्स है। निगोशिएशन नाउन होगा, निगोशिएटर नाउन होगा। निगोशिएशन एक प्रोसेस का नाम है, निगोशिएटर उस बंदे का नाम है जो गुफ्तगू कर रहा है, दोनों नाउन होंगे। निगोशिएबल एडजेक्टिव होगा। निगोशिएबल का मतलब है काबिले बहस होना, काबिले डिस्कशन होना। ठीक है, ये एडजेक्टिव होगा। आपने इसको एग्जाम पास करने के लिए नाउन वर्ब ऑब्जेक्टिव इस सेंस में याद रखना है और सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं, सारी चीजें यहां पे इस एक्सरसाइज में मैंने मेंशन कर दी हैं ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं जी। इसकी टिप्स हैं। अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन बिजनेस इंग्लिश, लर्न्स इन कोलोकेशन वेल। तो इसमें करने की क्या जरूरत है? ये जो बिजनेस इंग्लिश है उसमें काफी ज्यादा यूज होती है आपकी वर्किंग प्लेसेस के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपको इसमें जो इसकी कोलोकेशन है, कोलोकेशन को एक दफा जरूर मेमोराइज करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर्मल, जैसे हम अक्सर कहते हैं फॉर्मल गुफ्तगू, इनफॉर्मल गुफ्तगू, दोस्त आपस में बैठ के कैजुअल इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हैं, और जो कोलीग्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं वर्किंग प्लेस के ऊपर, वो फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं। तो फॉर्मल इटसेल्फ एक एडजेक्टिव है, ये एक खुसूसियत है, खासियत है। डेफिनेशन, फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड कन्वेंशंस, ऑफिशियल एंड सीरियस इन स्टाइल। बस ये आपने याद रखना है। कोई भी रूल्स हो, गुफ्तगू हो, कपड़े हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो एक प्रॉपर ऑफिशियल डिसिप्लिन में होगा तो वो फॉर्मल होगा। फॉर्मल क्लोथिंग होती है, फॉर्मल अटायर होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है,
फॉर्मल वर्किंग प्लेस होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है, फॉर्मल निगोसिएशन होती है, फॉर्मल क्या कहते हैं उसको, डीलिंग्स होती हैं। अब ये जो तमाम चीजें हैं, ये फॉर्मल का वर्ड इनके साथ यूज हो सकता है। डीलिंग्स नाउन होगा, निगोसिएशन नाउन होगा, अटायर नाउन होगा, वर्किंग प्लेस नाउन होगा। अब ये सब जो जगह हैं, ये सब जो नाउन है, इनकी खसूसियत क्या है? ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब ये काम की जगह, ये सीरियस डिसिप्लिन लोगों की जगह, ये डिसिप्लिन लोगों का काम है। तो वहां पे हम फॉर्मल का वर्ड यूज करेंगे। जैसे इसकी कॉलोकेशन है, फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल टोन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का वर्ड हो सकता है जब दो कोलीग आपस में बैठ के वर्किंग प्लेस पे काम की बात करें, साथ साथ एक दो हंसी मजाक कर लें, तो ये सेमी फॉर्मल में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसकी एग्जांपल में, सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? ऑलवेज यूज फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन राइटिंग टू सीनियर मैनेजमेंट। ऑलवेज यूज फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन राइटिंग टू सीनियर मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आपने सीनियर मैनेजमेंट को कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आपकी जो लिखने की टोन होगी, राइटिंग टोन होगी, वो फॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल कोई वर्ड्स यूज नहीं करना। सर ये फॉर्मल वर्ड्स क्या होंगे? तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स गुजरे उसमें सारी चीजें डिटेल में करवा दी थी। ओके, उसके बाद एक्नॉलेज है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मानना, किसी मीटिंग के टाइम पे एग्री कर लेना, किसी की कोई अच्छी चीज को मान लेना, बुरी चीज को मान लेना। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन टू रिकॉग्नाइज, कंफर्म और एक्सप्रेस अवेयरनेस ऑफ समथिंग और समवन। एक ऐसा एक्शन जिसमें आप अपनी रजामंदी शामिल करते हो कि हाँ मुझे पता है, मैंने उसको पहचान लिया। आप अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसा जेस्चर देते, ऐसा परमिशन देते हो अपने जेस्चर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कि अगले बंदे को लगता है हाँ ये बात हो गई है। दिस इज कॉल्ड टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानना, कंफर्म करना, या एक्सप्रेस अवेयरनेस, या अपने अवेयरनेस को एक्सप्रेस करना कि ठीक है ये बात ऐसे है। दिस इज कॉल्ड, क्या था मैं वर्ड खुद भूल गया, एक्नॉलेज, सॉरी। दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेज। दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेज। Please acknowledge receipt of this email by replying within 24 hours. सर आपको ईमेल रिसीव हो गई है तो प्लीज एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए, एक्नॉलेज कर लीजिए कि आपको रिसीव आई है कि नहीं, ईमेल आपने पढ़ी है कि नहीं। अगले 24 घंटे में आप हमें बता दें, ताकि हमें ये कंफर्मेशन हो जाए जो हमने मैसेज डिलीवर किया वो आप तक पहुंच गया। सिंपल। कोलोकेशन इसके वर्ड्स क्या होंगे? एक्नॉलेज रिसीट, एक्नॉलेज अ मिस्टेक, एक्नॉलेज समवन्स कंट्रीब्यूशन, फेल टू एक्नॉलेज। जो हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में इसको यूज करेंगे वो क्या होंगे? वो ये पॉसिबल वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। एक्नॉलेज रिसीट, एक्नॉलेज अ मिस्टेक, एक्नॉलेज समवन्स कंट्रीब्यूशन, फेल टू एक्नॉलेज। आपको मतलब समझ में आ गया? यहां पे आगे बढ़ते हैं जी। रिलेटेड फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट नाउन होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें हम किसी चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज को हम वीटो कर रहे हैं, किसी चीज को हम सेकंड कर रहे हैं, किसी चीज को हम अलाउ कर रहे हैं। एक्नॉलेज्ड एडजेक्टिव है, वैसे ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होता है। ठीक है, हिज स्टांस was acknowledged by someone, तो यहां पे जो एक्नॉलेज है वो वर्ब के तौर पे यूज हुआ, क्योंकि his stance was acknowledged by his superior, by his manager। तो यहां पे ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ। was acknowledged मैंने लगाया, ये पैसिव फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहां पे हम एक्नॉलेज को एक्नॉलेज्ड को एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज करेंगे? यहां पे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, he is very acknowledged, he is very acknowledged role play, he has very acknowledged role play in drama। उसने बहुत अच्छा, उसका जो रोल प्ले वो बड़ा एक्नॉलेज्ड है। ठीक है,
ही हैज, उसका जो रोल प्ले है वो बड़ा एक्नॉलेज है। एक्नॉलेज का मतलब सब ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, सब अवेयर्ड है, सबके पास अवेयरनेस है कि वो किस किस्म का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो एक्नॉलेज्ड वर्ड है एज एन एडजेक्टिव, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते, ये बहुत कम जगहों पे यूज होता है। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं वो ये कॉलोकेशन वाले हैं, ये कॉलोकेशन वाले हैं। तो आपने प्लीज एक दफा इनको गो थ्रू कर लेना है। आगे बढ़ते हैं जी। टोन, टोन एक नाउन है, ठीक है, टोन एक नाउन है और सिंपल है। आपकी बॉडी टोन होती है, आपकी कम्युनिकेशन की टोन होती है, वॉइस टोन होती है। द जनरल एटीट्यूड, फीलिंग और करेक्टर एक्सप्रेस थ्रू कम्युनिकेशन। हम बोल के कुछ भी एक्सप्लेन करें, जो भी, मेरी अभी आप टोन सुन रहे हैं, ये वाली बात। योर ईमेल हैज अ फ्रेंडली टोन, जो आपने ईमेल लिखी उसमें फ्रेंडली टोन थी, कुछ आपने कैजुअल वर्ड्स यूज किए, कुछ आपने फॉर्मल यूज किए, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपकी टोन जो थी ईमेल की, फ्रेंडली थी, बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छी है। टोन ऑफ वॉइस हम नॉर्मल यूज करते हैं। फॉर्मल टोन, हम कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसमें अगर हमारे सारे एक्सप्रेशंस फॉर्मल इंग्लिश में होंगे तो हम उसको फॉर्मल टोन कहेंगे। सेट द टोन, सेट द टोन का मतलब है अपनी टोन ठीक कीजिए या अपनी टोन सेट कीजिए अकॉर्डिंग टू द जेनरा, अकॉर्डिंग टू द मीटिंग, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटीज, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्लेसेस। अडॉप्ट अ टोन, आपने टोन अडॉप्ट करनी है। जैसे ही आप ऑफिस में जाएंगे तो आपकी टोन अडेप्टिव होनी चाहिए, चेंज हो जाएगी। जैसे आप घर आएंगे आपकी टोन चेंज हो जाएगी। तो वहां पे हम इसको इस तरह अडेप्ट अ टोन वर्ड बोलते हैं। कॉन्वर्जेशनल टोन, कॉन्वर्जेशनल टोन का मतलब क्या होता है कि जब आप दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं तो कैसी गुफ्तगू करते हैं, किस टोन में करते हैं। जब आप अपने बॉसेस के साथ गुफ्तगू करते हैं तो किस टोन में करते हैं। जब आप अपने कॉलिग्स के साथ गुफ्तगू करते हैं तो किस टोन में करते हैं। दीज आर ऑल द यू कुड से द बेंचमार्क्स ऑफ द कॉन्वर्सेशनल टोन। तो टोन वर्ब भी होता है। टोन डाउन योर मैसेज, टोन डाउन का मतलब है अपने मैसेज को कूल डाउन करो, ठीक है। तुम्हारे मैसेज की जो टोन हाई टोन का मतलब है तुमने ज्यादा ही ओवर एक्सप्रेस कर दिया, इसमें तुमने ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो यूज ही नहीं करने की जरूरत। ना तो ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत है, ना ही ज्यादा पोलाइट या फ्रेंडली होने की जरूरत है। अपनी टोन डाउन का मतलब है इसको टोन को सेट कर लो। तो टोन इज शेप बाय वर्ड्स चॉइस, सेंटेंस लेंथ एंड पंक्चुएशन। तो जो भी सेंटेंसेस हम लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, उसमें टोन ऐसे होती है। टिप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही एग्जाम में जाने से पहले एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना है। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब है आपस में मिलकर काम करना। कोलैबोरेट एक वर्ड है, वर्ब, ये एक एक्शन है। टू वर्क जॉइंटली विद अदर्स टूवर्ड्स अ शेयर्ड गोल। किसी भी इंसान के साथ मिल के कोई काम करना कोलैबोरेशन कहलाता है। कोलैबोरेशन नाउन होता है, कोलैबोरेट एडजेक्टिव वर्ब होता है। द टू डिपार्टमेंट मस्ट कोलैबोरेट टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो बॉस कह रहा है ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं इनको आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो सके। दैट्स इट। कोलैबोरेट विद कॉलीग्स, कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट, कोलैबोरेट इफेक्टिवली। तो कोलोकेशन में आप इसको यहां पे ऐसे कोलैबोरेट को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी जो रिलेटेड फॉर्म्स हैं कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव और कोलैबोरेटर। कोलैबोरेशन होगा तो ये प्रोसेस है, इसको नाउन कहेंगे। कोलैबोरेटिव नेचर होती है, ही इज वेरी कोलैबोरेटिव, ही इज वेरी कोलैबोरेटिव। यार वो बड़ी कोलैबोरेटिव नेचर का है, वो बड़ा कोऑपरेटेड है, कोऑपरेटिव है। आप उसके साथ जाओगे वो बड़ा कोऑपरेट करेगा, तो तब हम कहते हैं कोलैबोरेटर इज दैट पर्सन हु जॉइंस हैंड्स विद समवन। एक कोलैबोरेटर का मतलब ऐसा इंसान जो दूसरे से क्या कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला रहा है या प्रोजेक्ट के लिए टीम अप कर रहा है, तो उसको हम कोलैबोरेटर कहते हैं। बस इसी तरह आपने याद रखना है। इसी तरह परसुएड है। अब जितने भी मैंने आपको 12 करवाए, बाकी ये 20 हैं, तो ये बाकी भी उसी पैरामीटर के ऊपर है, सेम पैरामीटर के ऊपर ये वाले भी चल रहे हैं, क्यूरी और कॉन्स्ट्रेंट। आपने इनको एक दफा खुद से रीड करना है। खुद से रीड करने के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। जैसा हमें एक्सरसाइज में कहा जाएगा ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, B1 और B2 के लेवल का ये होगा। अब जो यहां पे वोकैबुलरी है इस वोकैबुलरी वर्ड्स की जैसे मैंने आपको डिटेल में करवाने की कोशिश की पहले 12, इसी तरह आपने इसको 20s को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने इनके जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये एक्सरसाइज करने के बाद वैसे ही आपको याद हो जानी है चीजें। क्लैरिफाई, जैसे ही आपने क्लैरिफाई का वर्ड सुना तो आपके फौरन माइंड में आना चाहिए क्लैरिफाई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ये है क्या।
फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, फौरन इसकी कॉलोकेशंस आने चाहिए, फौरन आने चाहिए। तो वापस गए यहां पे, आप देखो जरा इस क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वर्ड मैचिंग है। मस्ट मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स करेक्ट डेफिनेशन इन कॉलम बी। इसका मतलब यहां पे डेफिनेशंस की बात हो रही है। ये कॉलम ए है हमारे पास, इसमें हमारे सामने डिफरेंट वर्ड्स होंगे, डिफरेंट वोकैब वर्ड्स होंगे, उनकी डेफिनेशंस यहां पे गिवन है। तो हमने क्या करना है? राइट द लेटर करेक्ट डेफिनेशन इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहां पे हमारे सामने लेटर्स अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी, ये देखें ए बी सी डी ई। क्लैरिफाई की आपने यहां से डेफिनेशन ढूंढनी है। क्लैरिफाई की डेफिनेशन क्या है? टू रीस्टेट इन डिफरेंट वर्ड्स, ये तो पैराफ्रेज हो गया। कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये तो असर्टिव हो गया। अ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, इसका मुझे नहीं आइडिया। टू मेक इजियर टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं आइडिया, शायद क्लैरिफाई यही हो। तो हो सकता है टू मेक इजियर टू अंडरस्टैंड, शायद इसको क्लैरिफाई कहते हो। ब्रीफ एंड कंप्लीट, ओपन टू मोर देन वन मीनिंग, एग्जैक्ट और एक्यूरेट, लॉजिकल एंड इजी टू फॉलो एज अ होल, और मेक अ प्रोसेस इजियर। ठीक है, अब यहां पे आपको लग रहा है कि डी भी हो सकता है, टू मेक इजियर टू अंडरस्टैंड और टू मेक अ प्रोसेस इजियर। अब ये आपके सामने दो चीजें आ गई, तो इसमें आपने देखना है क्लैरिफाई के लिए बेहतर डेफिनेशन क्या है। तो अगर तो आपको याद नहीं हुआ, वापस उसमें जाइए, ये आपके सामने है जो स्टडी नोट्स हैं इसके, यहां से देख लीजिए। ठीक है, अगर दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखें, टू मेक समथिंग क्लियर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? डी, तो फिर डी यहां पे लिख दें, क्योंकि ये एज इट इज वहां पे यहां पे लगा दी गई। एम्बिगुअस क्या होता है? जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, तो देख लें यहां पे कौन सी चीज एम्बिगुअस हो सकती है। असर्टिव क्या होता है? फिर यहां से आप देख लेंगे कि असर्टिव नेचर क्या है। जैसे ये बी था, मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था, एम्बिगुअस को मैंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, तो यहां पे मैंने बी लिख दिया। इसी तरह आप इन 10 वर्ड्स को यहां पे मेंशन करते जाएंगे उनके अल्फाबेट्स के साथ। फिर उसके बाद यहां पे आएगा, यहां पे क्या है पार्ट 2 में? डेफिनेशन मैच। रीड द डेफिनेशन, राइट द करेक्ट वोकैबुलरी वर्ड ऑन द लाइन। तो इसका मतलब अब आपने डेफिनेशन रीड करनी है और आपके दिमाग में उसका वर्ड होना चाहिए। टू डिस्कस फॉर्मली इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? आपस में किसी चीज को डिस्कस करना ताकि हम एग्रीमेंट तक पहुंच सकें, तो निगोशिएट होगा ये। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो ये निगोशिएट होगा। अगर तो नाउन है तो निगोशिएशन भी लिख सकते हो। द जनरल एटीट्यूड और फीलिंग एक्सप्रेस थ्रू कम्युनिकेशन, तो ये टोन होता है, जो आपकी फीलिंग जनरल होती हैं, जो हमें नजर आ रही होती हैं। इसी तरह आप इसको करेंगे, इसी तरह आप इसको 10 को फुलफिल करेंगे, परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद गैप्स हैं। ठीक है, यहां पे आपने इन वर्ड्स, ये जो गिवन वर्ड्स हैं, इन डेफिनेशंस को, इन सेंटेंसेस को, सॉरी नॉट डेफिनेशंस, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। जैसे कॉन्स्ट्रेंट मैंने नहीं पढ़ाया, वैसे लिमिटेशन को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो आगे आपको काम मैंने दे दिया। तो आपने क्या करना है? इन फिल इन द ब्लैंक्स को इन ऊपर गिवन वर्ड्स के साथ फिल करना है। ये भी वही 20 वर्ड्स के अंदर है। फिर उसके बाद वर्ड पेयर है, तो यहां पे आपने जब ये पूरा सेंटेंस कर रहे हैं, ईच सेंटेंस बिलो हैज 2 ब्लैंक्स। द क्लॉज वाज डैश, सो वी हैड टू डैश इट्स मीनिंग इन द फॉलोइंग मीटिंग। द क्लॉज वाज एम्बिगुअस, भैया जो क्लॉज थी वो एम्बिगुअस थी, सो वी हैड टू, इसी वजह से फिर क्या हुआ? वी हैड टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग इन द फॉलोइंग मीटिंग। तो फिर हमें अगली मीटिंग में उसको क्लैरिफाई करना पड़ा। तो पहले यहां पे एम्बिगुअस आ जाएगा, AMBIGUOUS, और यहां पे क्लैरिफाई CLARIFY, ये आ गया। इस तरह हमने इसको यहां पे कंप्लीट किया और आगे बढ़ गए। आगे चलते हैं। इसी तरह आपने ये 10 होंगे, सॉरी 8 आपने फुल कंप्लीट करने हैं। 8 into 2 करें तो 16 वर्ड्स आपके यहां पे हो जाएंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये कमाल का काम है। री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट्स, डू नॉट चेंज द मीनिंग, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस है, द मैनेजर सेड दैट डेडलाइन कुड बी डिस्कस्ड। द मैनेजर सेड दैट डेडलाइन कुड बी डिस्कस्ड, यानी कि मैनेजर ने कहा कि हमें डेडलाइन को डिस्कस करना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है और इसमें क्या यूज करना है? निगोशिएट। इसमें निगोशिएट वर्ड को यूज करना है। होना यही चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि द मैनेजर आस्क्ड
अस टू निगोशिएट द डेडलाइन। ऐसे हो सकता है कि मैनेजर ने हमें कहा कि आप डेडलाइन को निगोशिएट करें, तो ये हो सकता है। इस तरह आपने एक पूरा सेंटेंस लिख दिया। इसी तरह आपने जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने इनको यहां पे क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं जी। एरर करेक्शन। एरर करेक्शन यानी कि इसमें कुछ एरर है। ईच सेंटेंस कंटेन्स वन वोकैबुलरी मिस्टेक, रॉन्ग वर्ड और रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, अंडरलाइन द एरर एंड रीराइट द करेक्ट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पहले ढूंढना है। द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी इम्बिगुअसली एंड कॉज कंफ्यूजन। अच्छा जी, इम्बिगुअसली कैसे आ गया भैया? वेरी इम्बिगुअस होता तो ठीक था, तो मैंने इम्बिगुअसली को क्या कर लिया, अंडरलाइन की, और मैं इसको दोबारा करूंगा। द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी इम्बिगुअस एंड कॉज कंफ्यूजन, तो जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हुई। इसी तरह आपने ये भी सॉल्व करना है, और जब ये सॉल्व कर लेंगे तो फिर आंसर की तो नीचे गिवन ही है, वो आपके वैसे ही है मौज मस्ती के लिए। तो इसमें आपके पूरे 55 मार्क होंगे। फिर देखते हैं आपने कितने मार्क्स लिए इसमें से। तो ये पूरे का पूरा जो हमारा आज का लेक्चर था, ये वोकैबुलरी प्लस उसकी आगे 5 मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।